नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी और मैक्सिको के बीच साइन हुआ एमओयू। पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा समेत कई क्षेत्रों के लिए एमओयू साइन हुआ है। तो मैक्सिको के नुएवो लियोन के गवर्नर की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो यूपी और नुएवो लियोन के बीच औद्योगिक रिश्ते मजबूत होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि यूपी में मौजूद है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हम अग्रणी राज्य हैं। कई मामलों में एक दूसरे के बेहतर करीबी हैं यूपी और मैक्सिको। अपराध के खिलाफ हमारी भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो वहीं गवर्नर सैमुअल यूपी न्यू लियोन के एक दूसरे के सहयोग से तय करेंगे समृद्धि की राह। यूपी और मैक्सिको के बीच एमओयू साइन हुआ। तो 5 कालिदास सीएम आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम के द्वारा उत्तर प्रदेश और मैक्सिको सरकार के बीच ये एमओयू साइन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में तमाम निवेश के। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, यूपी और मैक्सिको के बीच कल जिस तरह से पूरे कार्यक्रम के दौरान एमओयू साइन रहा, ये किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास की राह को आगे बढ़ाएगा? कितना बेहतरीन मौका उत्तर प्रदेश के लिए? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ग्लोबल समिट हुआ था। ग्लोबल समिट के दौरान देखा गया था हजारों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आया था। निश्चित तौर पर उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा वो तय हो करना क्या चाह रहा है, क्योंकि सिर्फ पैसा, सिर्फ निवेश आना काफी नहीं होता है, उसका धरातल उतरना, उसका रोड मैप तैयार होना ये मुख्य होता है। निश्चित तौर पर उसी के चलते मैक्सिको ने भी अब उत्तर प्रदेश की ओर अपनी नजर गड़ाई रखी थी और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ में काफी लंबे समय से चर्चा कर रहा था कि एमओयू कई मुद्दों पर चले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से तमाम देश तारीफ कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया कि विदेशों तक में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के मुखिया का जो प्रबंधन था कोरोना के समय का, उसकी तारीफ हुई थी। निश्चित तौर पर पर्यटन को लेकर के उत्तर प्रदेश की जो दिशा है और दशा है, उसको लेकर के तारीफें लगातार हो रही है। निश्चित तौर पर मैक्सिको ने भी उत्तर प्रदेश के साथ जो है एमओयू साइन किया है, जिसमें जो है फार्मास्यूटिकल है क्षेत्र है, जहां पर दूसरी ओर पर्यटन है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तमाम जो चीजें हैं इन पर कहीं ना कहीं एमओयू साइन किया गया। निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, डेवलपमेंट के लिए रास्ते बहुत ज्यादा। उत्तर प्रदेश के पास सबसे बेहतर बात है कि खुद का मैन पावर है। आज अगर विदेशों की बात करें या फिर चाहे दुबई की बात करें, चाहे जो अरब कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं और वहां पर कहीं ना कहीं जो मैन पावर है इन्हीं लोगों पर निर्भर है। निश्चित तौर पर साथ ही साथ भारत में बात करें, जो बड़ी जगह है जहां पर इंडस्ट्रियल जो सिटीज कही जाती है, चाहे अहमदाबाद की बात करें, गुजरात की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर भी अगर मैन पावर उत्तर प्रदेश का कम हो जाए तो निश्चित तौर पर काफी पिछड़ जाएंगे ये राज्य। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पास संभावनाएं हैं, मैन पावर भी है और साथ ही साथ एक मार्केट भी उत्तर प्रदेश के पास है। और कहीं ना कहीं सभी देश इसी चीज को देख रहे हैं। अगर आप देश भारत में आ रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि 25 करोड़ के लगभग 25 से 30 करोड़ के बीच की जो जनसंख्या, एक बड़ी मार्केट उत्तर प्रदेश के पास है। कुछ ही देश हैं जो जिनकी जनसंख्या इससे ज्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम देश चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जाकर के वहां पर निवेश करें, वहां की मैन पावर का फायदा उठाएं, वहां की मार्केट का फायदा उठाएं। और ये दोनों चीजें हर जगह नहीं होती हैं। कहीं पर मैन पावर होती है तो मार्केट नहीं होती, मार्केट होती है मैन पावर नहीं होती। पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट को लेकर के काम किया गया, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए काम किया गया, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लोग पहले आते थे लेकिन वहां के लिए माहौल नहीं मिलता था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। ये मुख्य चीजें होती हैं, जहां पर ये चीज नहीं होंगी तो वहां पर इंडस्ट्री नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज होती थी कानून व्यवस्था। अगर कहीं पर कानून व्यवस्था बेहतर नहीं होगी तो कोई भी जो औद्योगिक घराना है वो निवेश नहीं करना चाहता है। इससे पहले भी देखा गया तमाम बार
बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में आना चाह रही थी, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा पर पहले उनको जमीन नहीं दी जा रही थी। लेकिन अभी देखा गया हाल ही में जो वो इन्वेस्टर समिट हुए उस दौरान देखा गया किस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी औद्योगिक घराने आ रहे हैं उनके निवेश करने के लिए उनके लिए रास्ते आसान किए जाएं। सबसे बड़ा बात होती है कि जो जमीनें दी जाती हैं जमीनों को जल्द से जल्द उनको मुहैया कराया जाए। अमूमन देखने को मिलता है जमीनों में ही सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा होता था और वही जो जमीनें हैं औद्योगिक के लिए उपलब्ध नहीं होती थी, जिससे कहीं इन्वेस्टर्स होते थे वो अपना मुंह मोड़ लेते थे उत्तर प्रदेश से। लेकिन अभी हाल ही में देखा गया कि एक इंडस्ट्री के मालिक थे वो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाना चाह रहे थे और सरकारी महकमे के कुछ अधिकारी उनमें टांग अड़ा रहे थे। उसके बाद जैसे शिकायत करते हैं तत्काल प्रभाव से जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है और कहीं ना कहीं एक नजीर बनाई जाती है कि अगर अगली बार कोई अधिकारी ऐसा करेगा तो उस पर और ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए जो लोग आ रहे हैं विदेशी हो या देसी लोग हो उनको भरपूर सहयोग उत्तर प्रदेश की ओर से मिलना चाहिए। और वही सहयोग का नतीजा है कि इस तरह के लगातार कोशिशें की जा रही है और उत्तर प्रदेश में नए नए निवेश सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जल्द जारी होगा बीजेपी जिलाध्यक्ष की सूची, तो 15 अगस्त तक आ सकती है बीजेपी जिलाध्यक्ष की ये सूची। तो जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर यह सूची बनाई जाएगी। क्षेत्रीय प्रभारियों की बैठक के बाद लिया जाएगा ये फैसला। तो बीजेपी ने 98 संगठनात्मक जिलों में संगठन होगा मजबूत। 2 से 3 कार्यालय पूरा कर चुके कार्यकाल पूरा कर चुके जिलाध्यक्ष भी बदले जाएंगे। तो बीजेपी में जिलाध्यक्षों की सूची जल्द जारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि कई बदलाव जिलाध्यक्षों में देखने को मिल सकता है। अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में और जो भी कील काटे दुरुस्त नहीं है उनको दुरुस्त करने में लगी हुई है और इसी कड़ी में जिला अध्यक्षों को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि बड़े बदलाव फेरबदल देख सकते हैं और इसकी सूची भी जल्द जारी हो जाएगी। बिल्कुल, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी इस समय कहीं ना कहीं चुनावी मोड में आ चुकी है। पहले देखा गया राष्ट्रीय जो टीम थी उसमें बदलाव किया गया और अब जो है जिलों उत्तर प्रदेश में जिलों की टीमों और तमाम क्षेत्रीय संगठन जो हैं उन पर बदलाव किया सकता है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठनमत हैं 98 जिले हैं और कहीं ना कहीं लमसम 50 जिलों के जो हैं जिलाध्यक्षों को बदलना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगभग इस मुद्दे पर जो है तैयार हो चुकी है, इस पर सहमति बन चुकी है किसको कहां पर जिलाध्यक्ष बनाना, क्योंकि जातीय समीकरण को लेकर के विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से देखा गया त्यागी समाज इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर हो रहा, इसमें 2 से 3 जिले ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं जहां पर जो है त्यागी समाज के जो जिलाध्यक्ष हो सकते हैं। अगर वही बात करें पूर्वांचल क्षेत्र में तो पूर्वांचल क्षेत्र में जो है ये बनारस के आसपास का क्षेत्र गाजीपुर पड़ता है, यहाँ पर राजभर समाज से 1 या 2 जिलाध्यक्ष हो सकते हैं। तो ऐसे जातीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखते हुए जो है जब इस जिलाध्यक्ष बनेंगे निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश नेतृत्व है उसने पूरी लिस्ट लगभग तैयार होकर लिया। 15 अगस्त के आसपास कभी भी एक दिन पहले या 2 दिन बाद कभी भी लिस्ट आ सकती है, क्योंकि चुनावी मोड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कहीं ना कहीं आंशिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रचार जो है चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं ऐसे में जो नया संगठन हो जल्द से जल्द अपनी जमीन पर काम करने लगे, जमीन पर उतरने लगे, इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। निश्चित तौर पर देखा गया कि भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं पिछले 1 महीने में 3 से 4 बार दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व के पास जा चुके हैं, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। कहीं ना कहीं जो मोर्चों के अध्यक्षों का बदलाव होना है, साथ ही साथ जिलाध्यक्षों के नाम बदलाव होना है, उसको लेकर के चर्चा भी कर चुके हैं। अब अंतिम मोहर जल्द ही लग करके जो फाइनल लिस्ट होगी वो जारी होगी। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक आज है। आज शाम को लोक भवन में ये बैठक होगी। सत्र के पहले बीजेपी विधानमंडल दल की ये बैठक रहने वाली है। विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति बनेगी। तो सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य भी इस दौरान मौजूद होंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे।
तो बीजेपी विधानमंडल दल की ये बैठक रहने वाली है, क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इस पर चर्चा होगी। अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, बीजेपी विधानमंडल की आज बैठक रहने वाली है, क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में है कि किस तरह से सरकार पर हमलावर होना है, कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, और उसी के जवाब में कहीं ना कहीं वो तैयारियां सभी की होनी चाहिए। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आज विधानमंडल की बैठक करेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि विधान सभा का जो मानसून सत्र है कल से शुरू हो रहा है और उससे पहले सभी पार्टी अपनी तैयारियों में लगी। समाजवादी पार्टी भी आज अपनी विधानमंडल की बैठक करेगी, तमाम अन्य पार्टियां कांग्रेस हो या फिर बसपा वो भी कहीं ना कहीं चर्चा करेगी। हालांकि खासतौर पर जो सबसे बड़ा दुर्विरोधी भारतीय जनता पार्टी का इस समय सदन में समाजवादी पार्टी है, वो तैयारी के साथ आ रही, क्योंकि मुद्दे इसमें ज्वलंत है। मणिपुर का मुद्दा हो या फिर महंगाई का उत्तर प्रदेश में मुद्दा हो, तमाम अन्य मुद्दे हो, उनको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करे। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी मणिपुर मुद्दे को लेकर के मुखर हो रही है, साथ ही साथ जो उनके तमाम नेता हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, जो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी, उसको लेकर के मुखर हो रही है। निश्चित तौर पर ये तमाम जो मुद्दे हैं सदन में उठाए जाएंगे समाजवादी पार्टी की ओर से। साथ ही साथ तमाम जो विधेयक हैं उन पर भी चर्चा के दौरान हंगामे के आसार हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं चाह रही है कि जो मुद्दे हैं जनता के वो विधानसभा में उठाए जाएं, जिससे कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा मिला है जिसको जनता देखती है, उसका असर जनता को पड़ता है, तो क्यों ना ऐसे समय को भुनाया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी आज विधानमंडल दल की बैठक करेगी, उस दौरान सभी विधायक मौजूद रहेंगे। विधायकों को बताया जाएगा कि किस तरीके से तैयारी करना है, किस तरीके से सदन में मौजूद रहना। साथ ही साथ जो मंत्री होंगे उनको भी बताया जाएगा कि जो भी क्वेश्चन आएंगे उनकी तैयारी किस तरीके से करना है, क्योंकि पिछला जो सत्र हुआ था शीतकालीन सत्र, उसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी मंत्री बिना तैयारी के सदन में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि मंत्री जब तैयारी नहीं करते, क्वेश्चन आता है तो उसका सही ढंग से जवाब नहीं दे पाते, जिससे कहीं ना कहीं असहज की स्थिति पूरी पार्टी के लिए होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया था पिछली बार ही कि मंत्री हैं पूरे तैयारी के साथ आएंगे, कोई भी सवाल आएगा उसका बेहतर ढंग से जवाब देंगे और कहीं ना कहीं जो सामने वाला व्यक्ति होगा, जो विपक्षी जो सवाल करने वाला व्यक्ति होगा, उसको कहीं ना कहीं संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर आज इसी को लेकर के मुद्दे को लेकर के विधानमंडल की बैठक होगी और कहीं ना कहीं किस तरीके से जो अगर मणिपुर घटना को लेकर के सरकार घेरने की बात हो तो किस तरीके से उससे बचाव करना है, तमाम अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर कैसे बचाव करना है, इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साथ ही साथ संगठन महामंत्री भाजपा के तमाम लोग मौजूद रहेंगे। जी ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की, जहां पर सपा कार्यालय में अहम बैठक आज है। सपा विधानमंडल दल की ये बैठक रहने वाली है। आज सुबह 11 बजे सपा कार्यालय में ये बैठक होगी। तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक रहने वाली है। सपा के सभी एमएलए और एमएलसी बैठक में शामिल होंगे। तो सपा कार्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक है और इस दौरान चूंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है कल से, और उससे पहले क्या कुछ रणनीति विपक्ष की रहने वाली है, क्योंकि विपक्ष की जो अहम भूमिका में समाजवादी पार्टी का अहम रोल है, और इस दौरान कौन कौन से मुद्दे जो उठाए जाएंगे कल मानसून सत्र में और सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। तो समाजवादी पार्टी विधानमंडल की ये दल की ये बैठक है और इस दौरान कल मॉनसून सत्र में उन तमाम रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी जो विधानसभा में उठाना है, जिन मुद्दों को उठाना है। कहीं ना कहीं इस पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा, मणिपुर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और इसी को लेकर सरकार को घेरते हुए और उनसे जवाब मांगते हुए विपक्ष नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष में समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका है और इसीलिए समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना चाहती है। और ये महत्वपूर्ण बैठक आज रहने वाली है सुबह 11 बजे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक खोलेंगे। तो सपा के सभी एमएलए और एमएलसी इस दौरान मौजूद होंगे। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारी जुड़ चुकी है। स्कंदता, सपा की विधानमंडल की ये बैठक रहने वाली है, चूंकि मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और उससे पहले क्या तैयारी विपक्ष की रही? अखिलेश यादव ने बैठक की थी जिसमें उन्होंने तमाम वो मुद्दे डिस्कस किए थे, चाहे फिर वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो और खास करके जाति जनगणना जो समाजवादी पार्टी हमेशा से उठाती आई है। तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है और खास करके जो मणिपुर का मामला है उस घटनाक्रम के तहत कैसे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए
और जो तमाम मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, उनके तहत भारतीय जनता पार्टी को कैसे गिरा जाए, उसको लेकर समाजवादी पार्टी आज की बैठक में चर्चा करेगी। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपनी जो तैयारियां हैं उनको एक बार सुनिश्चित कर लेना चाहती हूँ कि क्या कुछ तैयारियां हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी का एक और विधायक जल्द ही इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकता है। और वो नाम जो है वो पूजा पाल का निकल के सामने आ रहा है। हालांकि ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी छोड़ने की जो खबरें हैं वो बेबुनियाद हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकती है पूजा पाल, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से पूजा पाल जो है वो दिल्ली में ही मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ में वो लगातार मुलाकात कर रही है, उनके संपर्क में है, जिससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पूजा पाल जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। जब से अतीक अहमद मर्डर केस हुआ था उसके बाद से ही उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्रवाई की थी वो अच्छी कार्रवाई की थी, उसके तहत कहीं ना कहीं में शामिल होने को लेकर उनकी तैयारियां चल रही हैं। तो उसको लेकर भी सपा को पहले दारा से नीचे जाने की चोट लगी और अब इस बार फिर जिस तरीके से बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है, समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर रही है, अपने जो लोग हैं जिन पर उनका विश्वास है वो सुनिश्चित करने को लेकर आज ये बैठक है, विधानमंडल की बैठक है। 11 बजे इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। अखिलेश यादव। ठीक है स्कंदिता, बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए। तो वही विधानसभा के डिजिटल कॉरिडोर का उद्घाटन आज है। सीएम योगी आदित्यनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी इस दौरान मौजूद होंगे। गैलरी की दीवारों पर लगी होंगी ऐतिहासिक क्षणों की फोटो। विधानसभा के इतिहास का किया गया है चित्रण। तो विधानसभा के डिजिटल कॉरिडोर का ये उद्घाटन आज रहने वाला है। अब खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 1 अवैध बंदूक और 1 राइफल, 10 तमंचे और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तस्कर ऑन डिमांड करते थे हथियारों की तस्करी। तस्करों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी हुई है पुलिस। थाना बहादुरगढ़ पुलिस के मामले का किया खुलासा। में बंद रह चुका है, जेल जा चुका है। इसमें टोटल 21 अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, 10 जिंदा कारतूस हैं, जिसमें 18 अवैध तमंचे हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि जनपद के आसपास के जो अन्य जनपद हैं जैसे मेरठ का किठौर क्षेत्र है, वहाँ से ये किसी से अवैध असलाह खरीदते थे और इसको अलग अलग लोगों को सप्लाई करते थे। इनका मोबाइल वगैरह भी चेक किए गए हैं, कई सारे वीडियोज़ और कई सारे असलों के फोटोग्राफ्स भी इस पर मौजूद हैं। 2 व्यक्ति बुलंदशहर के सियानो नगर पालिका परिसर से गमला चोरी करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पूर्व सभासद अजय लोधी एक युवक के साथ बाइक पर गमला चोरी कर ले जाते दिख रहे हैं। वहीं अधिशासी अधिकारी ने वीडियो को संज्ञान में लेकर पूर्व सभासद पर कानूनी कार्रवाई करने का दावा किया है। बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। फतेहपुर से यह खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हादसा हो गया। लापरवाही के चलते गिरा जंग लगा बिजली का पोल, गाड़ियों के ऊपर गिरा जंग लगा बिजली का पोल। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल, तो वाहन छोड़कर भागे लोग, टला बड़ा हादसा। राधानगर थाना क्षेत्र के देवीगंज का ये मामला है। तो किस तरह से वाहन पर जंग लगा, बिजली का पोल गिरा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपना वाहन छोड़कर वहां से भागे, तो गाड़ियों के ऊपर गिरा जंग लगा बिजली का पोल। तो बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की सामने आई है। ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बिजली का पोल अचानक गिरा, जिससे अगल बगल अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग खड़े हुए। तो लापरवाही के चलते गिरा है ये जंग लगा बिजली का पोल। तो बड़ा हादसा होने से टला।
गाजियाबाद में एक बार फिर स्ट्रीट डॉग का आतंक देखने को मिल रहा है। नंदग्राम थाना क्षेत्र में पौष इलाके राजनगर एक्सटेंशन में सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग की एक बच्ची पर हमला कर दिया। सोसाइटी कैंप में मौजूद कई स्ट्रीट डॉग ने 12 साल की बच्ची को घेर लिया। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय ने बच्ची को बचाया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं इस मामले में राजनगर एक्सटेंशन फेडरेशन एसोसिएशन के महासचिव गिरीश सासवत ने बताया कि कुत्तों के आतंक आए दिन ऐसी घटनाओं की शिकायत आती रहती है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह माहौल बनाना शुरू कर दिया है। लगातार बैठकें हो रही है, सांसदों का फीडबैक लिया जा रहा है और साथ ही आंतरिक सर्वे भी कराया गया है। सूत्रों की माने तो इस सर्वे के मुताबिक यूपी में 22 से ज्यादा मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। कई की सीट बदली जा सकती है तो कुछ मंत्रियों और विधायकों को भी टिकट दिए जा सकते हैं। सवाल उठता है कि मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी इस बड़े फेरबदल के जरिए दोबारा करिश्मा कर पाएगी और क्या जिनके टिकट काटे जाएंगे उन्हें चुनाव तक साथ पाएगी। आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। माननीयों के टिकट पर लटकी तलवार, टिकट के लिए प्रदर्शन बनेगा आधार, उम्रदराज सांसदों पर भी गिरेगी गाज। यूपी में मिशन 80 का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी का संगठन अब धीरे धीरे पूरी तरह एक्शन मोड में आ रहा है। पिछले दिनों जनसंपर्क अभियान और पार्टी के आंतरिक सर्वे के बाद अब तस्वीर साफ होने लगी है। सोमवार को यूपी के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की थी, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार टिकट वितरण में बड़े पैमाने पर बदलाव मुमकिन है। बीजेपी ने अब तक 2 आंतरिक सर्वे कराए। ये सर्वे 3 आधार पर कराए गए हैं। पहला, सांसदों के क्षेत्र में परफॉर्मेंस, दूसरा क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता और तीसरा सांसदों की उम्र और एक्टिविटी। इन 3 बिंदुओं पर जो भी माननीय खरा नहीं उतरेगा उसका पत्ता साफ होना तय है। इस आधार पर जो नाम निकलकर सामने आए हैं उनकी संख्या 22 है, यानी 22 सांसदों का टिकट कटना लगभग तय है। बीजेपी के 75 वर्ष वाले फॉर्मूले के आधार पर जिन पर तलवार लटक सकती है उनमें ये नाम प्रमुख हैं। संतोष गंगवार, जिनकी उम्र 76 वर्ष है, रीता बहुगुणा जोशी जो 75 वर्ष की हैं, हेमा मालिनी जो 76 वर्ष की हैं, सत्यदेव पचौरी जिनकी उम्र 77 वर्ष हो चुकी है और अक्षयवर लाल गौड़ जो 77 वर्ष के हैं। क्षेत्र में प्रदर्शन के आधार पर जिन सांसदों के टिकट कट सकते हैं उनके भी कुछ नाम सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन के आधार पर टिकट गंवाने वाले चेहरे कुछ यूं हो सकते हैं। अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले, बांदा सांसद आर.के. पटेल, फूलपुर सांसद केसरी देवी, कुशीनगर सांसद विजय दुबे, बाराबंकी सांसद उपेंद्र रावत और फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत, हाथरस सांसद राजवीर दिलेर, भदोही सांसद रमेश चंद्र बिंद और प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता।